हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक टीडीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि है सेक्शन 194C। ये सेक्शन ऐसा है ना कि जो काफ़ी सारे हर एक बिजनेसेस में एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये सेक्शंस है। एंड जब अपना 2024 का बजट आया था तो उसके फिनांस एक्ट 2 में इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। तो आज वो सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। आप खुद तो हमारे वीडियोस देख रहे हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे एंड अच्छी लगे तो अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। जैसे सेक्शन 194C, अब ये क्या बोलता है? ये 194C जो है वो बात करता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, पेमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आने के बाद में आपको इनकम टैक्स एक्ट, अब यहाँ पे कैसे आना है तो इनकम टैक्स के लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स में टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज का ऑप्शन होता है। उसमें आने के बाद में आपको इनकम टैक्स एक्ट, ये टैक्स लॉज एंड रूल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, वहीं से आपको इस ऑप्शन के अंदर आपको इनकम टैक्स एक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ दिख रहा है ये 2024 नंबर 2, ये फिनांस एक्ट हमारा जो नंबर 2 है, इसके अंदर आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है 194C, आपको टाइप करना है एंड सर्च करना है। जैसे ही सर्च इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अब आपके पास में ये जो है पूरा सेक्शन डिटेल में आ गया। अब हम इसे पॉइंट वाइज देखेंगे। इसी के साथ पहले इस सेक्शन को एंड इस अमेंडमेंट को समझने के पहले हमें सेक्शन के बारे में एक ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। तो पहले हम वो समझते हैं कि कोई भी टीडीएस का सेक्शन हो उसमें 5 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड हर एक सेक्शन के लिए अगर हमें कुछ टीडीएस डिडक्ट करना है या किस में वो एप्लीकेबल है, उसके लिए पहले ये 5 जो कंडीशंस है, उसके जो कंपोनेंट्स है, उसे चेक करना ज़रूरी है। तो वो कौन से हैं? इसमें फर्स्ट आपको चेक करना है डिडक्टर, किससे डिडक्ट करना ज़रूरी है। इसकी जो डेफिनेशन है ये हमें वो जो हम सर्कुलर्स हम देखेंगे उसके अंदर जो एक्ट के बारे में देखेंगे वहाँ हमें पता चल जाएगी स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, डिडक्टिंग किसका डिडक्ट करना जरूरी है। अब स्पेसिफाइड पर्सन में ही उधर पे एक और वर्ड आ जाता है एनी पर्सन। अब एनी पर्सन का मतलब क्या है? कोई भी पर्सन, ऑल पर्सन। तो इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन में कौन कौन आते हैं? एक आ जाता है इंडिविजुअल, HUF, उसके बाद में फर्म, कंपनी, AOP, BOI, गवर्नमेंट बॉडीज, ये सारे आ जाते हैं एनी पर्सन में। और ये सब कौन होने चाहिए? रेसिडेंट। ये जो सेक्शन है ये सिर्फ बात करता है रेसिडेंट के लिए। तो जो भी डिडक्टर हो गए वो इस केस में आएंगे एंड उनका रेसिडेंट होना जरूरी है। सेकंड आ जाता है डिडक्टी। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या। हमने जो इसके प्रीवियस एक वीडियो बनाया था सेक्शन 195 के बारे में, उसमें भी हमने इसी कंपोनेंट को चेक किया था। इसीलिए मैंने कहा कि टीडीएस का कोई भी सेक्शन हो आपको ये कंपोनेंट्स को ध्यान में देना जरूरी है। फोर्थ है कि रेट क्या इसमें एप्लीकेबल होंगे। फिफ्थ है कि इसका नेचर ऑफ पेमेंट, मीन्स कौन से पेमेंट के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, स्कोप क्या है। अब अगर हम बात करें डिडक्टर की तो मैंने बताया कि ये सारे इसमें आ जाते हैं। डिडक्टी में भी एनी पर्सन आ जाता है, जहाँ आपको एप्लीकेबल है वहाँ इससे करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो यस, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर कोई सिंगल पेमेंट करता है तो वहाँ पे लिमिट है 30,000। एंड अगर हम एग्रीगेट करेंगे एक फिनेंशियल ईयर की तो 1 लाख। इस लिमिट को चेक किया जाता है। रेट क्या है? तो 1% है। किसके लिए? 1% फॉर इंडिविजुअल एंड HUF एंड 2% है अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF, जो भी हो गए उनके लिए 2% एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट के लिए क्या है? तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है, ये अगेन हमें उस अमेंडमेंट, उस एक्ट को हम जब रीड करेंगे तब समझेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब हम देखेंगे
वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? मान के चलिए आपने एक आपका ऑफिस है या जो भी कंपनी है उसके लिए बिजनेस पर्पस होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है कि बिजनेस पर्पस वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ओनली बिजनेस पर्पस ही क्यों? क्योंकि आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने एक वीडियो बनाया था पर्सनल पर्पस के वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो कि है सेक्शन 194M। तो जो ये सेक्शन है ये इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन के पर्सनल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके टीडीएस के बारे में बात करता है। इसीलिए 194C में ओनली बिजनेस पर्पस के जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके बारे में बात की जाती है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए आगे मैं एक और आपको एक्सेप्शन बताऊंगी, उसमें आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी हमें देखना है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मान के चलिए आपके ऑफिस का रिनोवेशन का काम किसी ABC कॉन्ट्रैक्टर को आपने दिया। ठीक है, अब ये कितने में डिसाइड हुआ? मान के चलिए 1.5 लाख में। अब आपको अगर थ्रेशोल्ड लिमिट याद आएगा, एक है 30,000, एक है 1 लाख। ओके, अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ आपने क्या किया? उनको एक फर्स्ट पेमेंट निकाली 30,000 की। ठीक है, फिर सेकेंड निकाली 30,000 की। ऐसे आपने 30,000 के और ये हो गई 60,000। ठीक है, ऐसे आपने इन्हें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया। अब अगर आप सिंगल पेमेंट की लिमिट देखोगे तो 30,000 तो यहाँ पे नो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ भी नो, यहाँ भी नो। अगर आप इनको एडिशन करोगे तो 90 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ आपको ये 1 लाख की भी एग्रीगेट की भी कंडीशन। लेकिन जो आप फाइनल पेमेंट कर रहे हो वो है 60,000, दैट मीन्स 30 से भी ज़्यादा है एंड 1 लाख की भी क्रॉस हो रही है। तो अगर हम इसकी टोटल करेंगे तो 1,50,000 है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें 1% का जो TDS है वो एप्लीकेबल है। अब अगर आप चाहो तो 1,50,000 का 1% 1,500 पूरा TDS डिडक्ट करके उन्हें जो बचे हैं 1,48,500 ही आपको उनको पे करना है। ठीक है, या फिर आप अगर डे 1 के इंस्टॉलमेंट से भी डिडक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं कि उन्होंने इधर पेमेंट किया तो यहाँ से वो उनका 300 डिडक्ट करेंगे, यहाँ से 300, यहाँ से 300 एंड यहाँ पे 600। ऐसे भी अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से डिडक्ट किया देन आपको वो आगे के भी जो भी पेमेंट्स करोगे उसमें डिडक्ट करना है, या तो फिर एंड ऑफ द ईयर या लास्ट का जो पेमेंट होगा उसकी आपको लिमिट चेक करनी है 1 लाख से ज़्यादा हो रही है या कम है। कम है तो आपको डिडक्ट नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा है तो आपको डिडक्ट करना है। फिर फर्स्ट वाले पेमेंट से पूरे पेमेंट पे करना है, ये नहीं कि सिर्फ आपको इस पे करना है, ऐसा नहीं, आपको सारे पे डिडक्ट करना जरूरी है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 194C में हमें कैसे TDS डिडक्ट करना है। अब 1% क्यों है? क्योंकि जो ABC कॉन्ट्रैक्टर है ये है इंडिविजुअल। ठीक है, अगर यही कोई फर्म होती या कोई कंपनी होती तो हमें 2% डिडक्ट करना बनता था एंड 2% मीन्स कितना? 3,000 हम लेस करके 1,47,000 हम उन्हें फाइनल पेमेंट करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं एक्ट के साथ। हम अगर इसे रीड करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स 194C क्या बोलता है? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट। एनी पर्सन की हमने डेफिनेशन देखी कि ऑल उसमें कैटेगरी आ जाएगी। किसे पे कर रहे हैं? एनी सम टू एनी रेसिडेंट। इसमें रेसिडेंट वर्ड ध्यान में रखना है, NRI नहीं आएंगे। इन दिस सेक्शन रेफर टू एज अ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स क्या है? एनी पर्सन अगर किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। मीन्स जो भी, अगर मान के चलिए किसी से आप कोई वर्क करें, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा रिनोवेशन, तो रिनोवेशन में मटेरियल प्लस लेबर
दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ लेबर पे टीडीएस डिडक्ट करना है, बट वो भी कब करना है, अगर हमारे पास में मटेरियल का अलग से बिल है तो उसमें टीडीएस नहीं होगा। लेकिन अगर मटेरियल प्लस लेबर दोनों का अगर एक ही बिल है तो हमें पूरे पे टीडीएस डिडक्ट करना है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इन पर्सन्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड अ स्पेसिफाइड पर्सन। अब स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स कौन है, तो उसे हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें बताया है स्पेसिफाइड पर्सन। अब स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय अंडर सेंट्रल स्टेट एंड एक्ट, any company, any cooperative society, any authority constituted in India by under any law, ठीक है, any society, any trust, any university, any government of a foreign state or foreign enterprise, any firm, ठीक है, any person being an individual or Hindu undivided family or association of person, any individual, HUF, AOP or body of individual BOI if such person does not fall under any of the preceding sub clauses। अब ये क्या बोलता है, इसमें एक कंडीशन आ जाती है 194C के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एंड अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर का इसमें चेक किया जाता है 1 करोड़। एंड अगर कोई प्रोफेशन है तो टर्नओवर प्रीवियस ईयर का अगर 50 लाख, अगर इसके बिलो है तो इन्हें 194C में टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग है तो 194C एप्लीकेबल हो जाता है, तो उस केस में ही उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है। यही हमें बताता है टोटल सेल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कैरिड बाय हिम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज फिनेंशियल ईयर in case of business or 50 lakh in case of profession during financial year immediately preceding the financial year in which such sum is credited। means अगर मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर अभी 24-25 चल रहा है, अगर इस केस में अगर इसमें से किसी का भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है, टर्नओवर 1.5 करोड़ हो गया तो उन्हें ठीक है 24-25 में उन्होंने अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 1 ईयर का उन्हें एक्सेप्शन मिल जाता है, एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन 25-26 में उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी होगा, एंड प्रोफेशन की केस में 50 लाख उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। थर्ड एक एग्जम्पशन इसमें है अभी देखिए 194C के हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं कि इसमें किसे किसे टीडीएस करना जरूरी नहीं है। एक तो हमने देखा इंडिविजुअल, HUF, AOP एंड BOI में अगर टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है तो उन्हें नहीं करना है। सेकेंड अब इसी केस में एक और सेक्शन मैंने जो बोला 194M, आप बोलोगे कि इन्हें क्यों ये एग्जम्पशन है, बाकी सब केसेस में क्यों नहीं है, क्योंकि 194M हमें क्या बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल या HUF अगर कोई पर्सनल नेचर का काम करते हैं तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होता है, इसीलिए 194C में वो एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड आ जाता है GTA की सर्विसेज वाले। अगर कोई ट्रांसपोर्टर्स है जो कि जिनका व्हीकल लेस देन 10 है तो उनका भी आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, बट इसके लिए एक कंडीशन है कि उस जीटीए ने आपको एक डिक्लेरेशन देना चाहिए अलॉन्ग विथ पैन। मान के चलिए आपने कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली तो वो जीटीए अगर आपको डिक्लेरेशन देता है विथ पैन कार्ड कॉपी, देन आप उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टीडीएस में बट अगर वो नहीं दे रहे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट करना एंड उसे राइट पैन के थ्रू डिपॉजिट करना ये डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी आएगी, आपको इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए आपको ये सारी चीजें देखना जरूरी है। फोर्थ एक्सेप्शन है इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट का, कि अगर आप 30,000 या 1 लाख इससे कम का अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपको 194C को में टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 इसके एक्सेप्शंस है कि इस केसेस में आपको सिर्फ 194C एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज बाकी सब केसेस में है, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड पर्सन में ऑलमोस्ट सभी को कंसीडर कर दिया है। तो यही सब इसमें लिखा है। अगेन अब इसमें हम देखते हैं
फिर से अगर हम ऊपर आ जाएंगे तो इसमें यही पॉइंट्स बताए हैं कि 1% है इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF एंड 2% अदर मेड क्रेडिट इज बीइंग गिवन टू पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF। मीन्स आपका जो डिडक्टी है, डिडक्टी का आपको इसमें चेक करना है। अगर डिडक्टी इंडिविजुअल है या HUF है तो 1% एंड अदर देन है तो 2% आपको डिडक्ट करना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि इस सेक्शन में वर्क की डेफिनेशन क्या है एंड वो क्या होती है। वर्क शाल इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, ये देखो इधर लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट शाल इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी आ जाती है। एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम ऑफ सच ब्रॉडकास्टिंग, कैरिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज। मीन्स रेलवेज का अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है या फिर आप किसी रेलवे के थ्रू आपका जो भी गुड्स एंड जो भी चीज़ें हैं वो अगर ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो तो वहाँ पे TDS नहीं आएगा। एक्सक्लूड है कैटरिंग सर्विसेज है। अब ये एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप एक एग्जांपल से समझिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ना काफ़ी बार ये देखा है, हमारे पास भी काफ़ी जो क्लाइंट्स आते हैं उनके केसेस में भी हमने ये चीज़ को बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी बार है ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट के जो इनवॉइस होते हैं उसमें ना मटेरियल एंड लेबर ऐसा करके एक टोटल बिल होता है। अब अगर कोई भी इनवॉइस में ये दोनों की अगर अलग अलग अमाउंट दी है तो आपको सिर्फ लेबर पे TDS डिडक्ट करना है, मटेरियल पे नहीं करना है। ओके, क्योंकि मटेरियल अगेन वो परचेस ऑफ मटेरियल में आ जाता है एंड उसके लिए 194Q ये सेक्शन है, 194C एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसा। बट अगर कोई क्लाइंट आपको सिर्फ एक ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का बिल देता है जिसमें वो ये बाइफर्केशन नहीं दे रहा है तो आपको जो भी टोटल होगी ना उसी पे करना है। जहाँ पे आपको मटेरियल एंड लेबर का बाइफर्केशन नहीं है वहाँ पे आपको टोटल पे ही TDS डिडक्ट करना है। ठीक है, आपको उसमें बाइफर्केशन नहीं करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। इनवॉइस कैसा है उसके हिसाब से ही आपको जो है वो TDS डिडक्ट करना है। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट में 2 पॉइंट्स हैं जो कि इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट वही है कि अगर वो बाइफर्केशन वाला जो ये E पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट के ऊपर है कि अगर वो अलग अलग नहीं है तो आपको टोटल पे डिडक्ट करना है, आपको वो अलग अलग नहीं रखना है, यही इसमें बताया। एंड एक B पॉइंट है एनी सम रेफर टू इन सबसेक्शन 194J के बारे में है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई 194J के सर्विसेज में आ रहा है, टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विसेज में, बट फिर भी वो 10% डिडक्ट ना करते हुए उसे 194C में लेते हैं अगर पूरे साल भर का एक साथ ही उन लोग का कोई कमिटमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो। लेकिन अगर 194J की अंडर में कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज या कोई टेक्निकल सर्विसेज आ रही है तो आपको वो J में 10% ही डिडक्ट करना है, उसका 1% या 2% डिडक्ट नहीं करना है, अदरवाइज उसकी भी आपको पेनल्टीज आ सकती है, ये कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने E पॉइंट देखा था, हमने नीचे E पॉइंट देखा था जिसमें कि हमने मटेरियल और लेबर का बाइफर्केशन के बारे में देखा था, वही पॉइंट को यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 3 में अच्छे से बताया गया है। फिर से 3 वेयर एनी सम इज पेड और क्रेडिटेड फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क मेंशन इन सब क्लॉज E ऑफ क्लॉज 4 ऑफ द एक्सप्लेनेशन शाल बी डिडक्टेड टैक्स शाल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल। वही बताया है कि अगर मटेरियल एंड लेबर है तो हमें मटेरियल की एक्सक्लूड करनी। इफ सच वैल्यू इज मेंशन सेपरेटली, देखो वर्ड सेपरेटली आपको ध्यान देना, इन द इनवॉइस और ऑन द होल इनवॉइस वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल इज नॉट मेंशन सेपरेटली। वही बताया जो हमने नीचे डिस्कस किया है। देन हम जो 194M का मैं पॉइंट बता रही थी वो नंबर 4 में बताया, नो इंडिविजुअल और HUF शाल लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन सम क्रेडिटेड पेड अकाउंट on the contractor where such sum is credited or paid exclusively for personal purpose of such individual or any member of HUF family। यही हमें बताया है 194M में, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना जरूरी है। एंड ये 5 नंबर का पॉइंट वही है जो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर बात करता है 1,30,000 के ऊपर। तो अगर आपको ये डिटेल में रीड करना है तो आप हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में भी देख सकते हो, या फिर मैंने जो आपको बताया है जिस तरह से आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी ये
जो है आपको रीड करने के लिए मिल सकता है। इस वीडियो के एंड में भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी लिंक जो है वो हम प्रोवाइड करते ताकि आप डिटेल में रीड कर सकते हो। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये सब करते समय डिडक्टिका पैन, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट पैन में टीडीएस डिडक्ट करना एंड उससे डिपॉजिट करना। अगर डिडक्टर इसमें फेल हो जाता है तो जो पेनल्टी है एंड जो भी करेक्शन फाइल करना पड़ेगा वो डिडक्टर को करना पड़ेगा। एंड डिडक्टी के पैन के सामने उन्हें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, वो तो और सेकंड पार्ट है ही। बट इन केस अगर डिडक्टी का पैन अवेलेबल नहीं है या उनका पैन इनऑपरेटिव है तो आपको स्ट्रेट अवे 20% टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। उस केस में आप 1 या 2% नहीं करोगे, आपको सीधा 20% डिडक्ट करना है। या फिर आप आपके डिडक्टी को इंटीमेट कीजिए आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव है या डीएक्टिव है, सही नहीं है इंफॉर्मेशन, तो आपका 20% डिडक्ट होगा या फिर उसे करेक्ट करवा लीजिए। क्योंकि इसमें नुकसान जो है वो डिडक्टर का है, क्योंकि पेनल्टी जो है वो डिडक्टर को ही आएगी, क्योंकि ये डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस अच्छे से राइट टाइम पे एंड ऑन द टाइम डिडक्ट करना एंड राइट पैन के सामने उसे डिपॉजिट करना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि अगर डिडक्टी का पैन इनऑपरेटिव होगा तो 20% आपको उसे डिडक्ट करना होगा। सो आई होप कि आपको ये सेक्शन जो 194 सी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है टीडीएस में, वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू।